नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड आप सभी जानते हैं फाइनेंस ग्रुप के एनबीएफसी ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है और बजाज फाइनेंस के ऊपर एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट भी है क्योंकि बजाज फाइनेंस हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया से नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। और अभी बजाज फाइनेंस को ऑटो इंडस्ट्रीज में एक बड़े कंपनी से डील मिला है, एक बड़े कंपनी के साथ टाई अप होने का वो डील सैंक्शन हो चुके हैं। वो क्या है चलो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड, मैं पिछले दिनों में वीडियो बना के भी आपको शेयर किया था अशोक लेलैंड के ऊपर। तब भी मैं आपको बताया था कि अशोक लेलैंड के साथ एक बिग टाई अप्स हो रहा है और विथ बजाज फाइनेंस। तो किसके साथ टाई अप्स हो रहा है? अशोक लेलैंड के बजाज फाइनेंस के साथ। तो इस दोनों कंपनी के साथ एक बिग डील हो रहा है फॉर द व्हीकल फाइनेंसिंग। मतलब व्हीकल फाइनेंसिंग के ऊपर एक बिग डील हो रहा है, एक अच्छा खासा यहाँ पे डील हो रहा है देखने को मिला है। तो अशोक लेलैंड के ऊपर मैं जरूर कहूँगा, सॉरी बजाज फाइनेंस के ऊपर जरूर कहूँगा कि एक अच्छा खासा फायदा मिलेगा क्योंकि जितने अशोक लेलैंड का गाड़ियाँ बेचा जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने की भी दम रहेगा। और बाकी इस बजाज फाइनेंस मतलब इन सब के ऊपर, सॉरी बजाज फाइनेंस के ऊपर जो पॉइंट्स बना है यहाँ पे, जो चार्ट बना है वो कुछ इस तरीके से कब बना और 3 बार यहाँ पे हैंडल बन चुके हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगर मान के चलिए कप यहाँ पे बड़ा बना है, उसी तरीके से अगर हैंडल भी बना है तो आपको ये देखना है जो कप का जो लो है उस लो को टच किया है कि नहीं किया है। अगर टच किया है तो उस पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा, अगर टच नहीं किया तो वो पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बेसिकली जो पैटर्न्स बना है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो अच्छा खासा एक जर्नी मिल सकता है और करीबन 15% के आसपास टारगेट मिलने का भी चांसेस रहेगा। तो मैं इसके ऊपर जरूर कंटिन्यू करूंगा जब इसका ब्रेकआउट होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा पावर के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि टाटा पावर हमेशा नया कोई इनोवेंट के ऊपर काम करते हैं और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर लगातार वो काम कर रहे हैं, जो कंपनी को एक आगे बढ़ने में, एक बूस्ट होने में काफ़ी रहता है। क्योंकि टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर अगर क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ, 11,900 करोड़ से 12,400 करोड़, 15,800 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स यहाँ पे ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 630 करोड़ से 930 करोड़ और 100 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिला है। और कंपनी का ये भी टारगेट है, कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन, 1 लाख सोलर चार्जिंग स्टेशन, सोलर रूफटॉप चार्जिंग स्टेशन कंपनी बनाने वाला है, वो भी 2025 से पहले। तो ये जो कंपनी बड़ा टारगेट लिया ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट है क्योंकि ईवीज मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ईवीज का जो चार्जेस का जरूरत पड़ेगा ही। देखिए लोग घर में चार्ज देकर ही बाहर जाएगा, तो कितने लोग घर में चार्ज देकर जो बाहर जा रहा है उसका फुल चार्ज रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो रास्ते में चार्ज खत्म हो सकते हैं, तो उसके लिए हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि चार्जिंग पॉइंट अगर ना हो तो लोग ईवीज गाड़ी खरीदने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, थोड़ा सा तो हिचकिचावट होगा ही। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर उस जगह पे रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। और टाटा पावर के ऊपर गुड पॉइंट्स ये भी है कि टाटा पावर लगातार एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, जिसके लिए टाटा पावर के ऊपर गुड पॉइंट्स भी यहाँ पे देखने को मिला। जैसे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेप्ट बिट फॉर द मल्टीपल मतलब जो टोनर बॉन्ड्स है, तो उसके लिए बैंकर से, मतलब बैंक जितने सारे बैंकर से वो बता रहा है कि टाटा पावर कोशिश कर रहे हैं और भी मार्केट से फंड उठाने के लिए, जिसके लिए बहुत सारे बॉन्ड्स मार्केट में लेके आने वाले हैं। तो बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा उठाने का फायदा हमेशा कंपनी को मिल ही जाता है। देखिए ये भी बताया जा रहा है कि देखिए टाटा पावर हैज एक्सेप्टेड बिड एग्रीगेटिंग टू 7 बिलियन रुपीज, अराउंड 83.92 मिलियन डॉलर का। तो इतने फंड 10 साल के लिए, 10 साल पीरियड में यहाँ पे इतने फंड वो बॉन्ड के हिसाब से उठाने वाला है। और मजेदार बात यही है कि 7.93% का बॉन्ड का जो कूपन परसेंटेज है, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट कंपनी देने वाला है वो 7.93% के आसपास है। तो मुझे लगता है इस तरीके से बॉन्ड्स लगातार कंपनी इशू करते चले जा रहे हैं। और देखिए बहुत सारे बॉन्ड्स यहाँ पे कंपनी इशू किया है टाटा मोटर्स ने, तो टाटा पावर ने। तो लगातार इस तरीके से बॉन्ड को इशू इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है मार्केट से ज़्यादा फंड उठा पाए, और मार्केट से ज़्यादा फंड उठा पाएंगे तो वो ज़्यादा मतलब काम भी कर पाएंगे। मगर क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंपनी के ऊपर कर्जा भी ज़्यादा है।
अगर कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1.66% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो इस कर्जे को मेंटेन करने के बाद क्या कंपनी सही में जगह पे पहुँच सकता है? सही में क्या ग्रोथ कर सकते हैं? तो देखिए कंपनी कर्जा लेने के बाद भी कभी भी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कभी भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन हो रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। उसी तरीके से अगर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला, बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी के ऊपर टारगेट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करने से पहले टाटा पावर के एक टेक्निकली चार्टर्स के बारे में बात करूँ तो देखिए बहुत बार कंपनी के ऊपर ट्रेड मिला। पहले ट्रेड कुछ इस तरीके से मिला था कफ विद 100% का, इसका टारगेट अचीव हो चुके हैं 25%। सेकेंड देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना जिसके ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ था तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया। देखिए ये मैंने आपको वीडियो बनाने से पहले ही इस तरीके से रेंज में मार्किंग करता हूँ और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए अभी भी देखिए वीडियो आपको यही बना रहा हूँ जहाँ पे कफ विद हैंडल, उसके बाद एक हैंडल बनने जा रहा है। तो ब्रेकआउट होगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा और जब कोई भी चैट पैटर्न बन रहा है तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अच्छा खासा यहाँ पे एक एंट्री लेवल, एक टारगेट लेवल बन सकते हैं जिस लेवल के बेसिस में आपको स्टडी करना चाहिए। क्योंकि हमेशा आपको मेरे तरफ से सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड लेने के लिए मैं नहीं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आपको हमेशा सारी चीज़ों को समझाने के लिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सीखने के लिए कंटिन्यू करिए और जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 19% के आसपास। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, एक डेटा और भी आपको बता दूँ, कंपनी जल्द से जल्द डिविडेंड अनाउंसमेंट करने जा रहा है। 4 तारीख को, मतलब कल के दिन कंपनी आपको 4 सॉरी हाँ, 4 तारीख को आपको कल के दिन ₹2 करके डिविडेंड मिलेगा पर शेयर में। तो जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो हर एक शेयर के बदले आपको ₹2 मिलेगा। मतलब आपके पास अगर इस कंपनी के 100 शेयर है, तो उसके हिसाब से 2 पर शेयर में 2 शेयर मिलेगा, मतलब ₹200 आपको मिलने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको कल के दिन देने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आवास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो आवास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो बेसिकली एक फाइनेंस तो कंपनी है, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर्स है, अराउंड 16 कंपनी है। और 16 कंपनी में आवास फाइनेंस टॉप 6 में खुद का रैंकिंग कर चुके हैं। और आवास फाइनेंस की यही खासियत है कि अगर मैं कंपनी का सेल्स का क्वार्टरली ग्रोथ देखूँ तो हाइस्ट देखने को मिला, और प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ वो भी शानदार देखने को मिला। और कंपनी कर्जा भी लिया जिस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा लोन भी दे रहा है। अभी जो कर्जा लिया गया, क्या उस कर्जे के बेसिस में कंपनी खुद को, रेवेन्यूज को बढ़ा पा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि 2021 में सिर्फ 290 करोड़ का था, 2022 में 365 करोड़ बना, 2023 में 450 करोड़ बना, 2024 में 540 करोड़ बना। मतलब एक अलग लेवल का रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले है। रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ, इंटरेस्ट कंपनी यहाँ पे जनरेट, इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 88 करोड़ से 116 करोड़, 127 करोड़, 143 करोड़। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ, और उससे भी शानदार तरीके से कंपनी खुद के एनपीए को कंट्रोल किया। अभी एनपीए के कंट्रोल करने का मतलब है कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है। जितना एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी आगे बूस्ट कर सकते हैं। अभी मुझे पिछले 1 मंथ पहले एक दोस्तों ने कमेंट्स किया था कि सर क्या एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं? तो एनपीए का मतलब क्या है? एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर मैं सिर्फ यही बात कह दूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान के चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ से मैं हर बार इसी तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए आपने 3 व्यक्ति को लोन दिया, 3 व्यक्ति को आपने ₹100 करके लोन दिया, और आपने बताया कि जब तुम लोग वापस करेंगे मेरे पैसे, तो मुझे ₹110 मतलब 10% का मुझे इंटरेस्ट चाहिए। तो ₹110 करके अगर आपके पास पैसा वापस हो तो कुल मिलाकर आपको ₹330 मिलेगा। तो आपको ₹30 का गेन होगा। तो हुआ क्या, 2 व्यक्ति ने पेमेंट किया ₹110 करके, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति इस ₹110 करके पेमेंट किया, मगर थर्ड जो व्यक्ति है वो कुछ दिनों के बाद बता रहा है कि मेरा बिजनेस लॉसेस में है और मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं पैसा वापस नहीं कर सकता, मैं आपको ₹80 तक दे सकता हूँ। तो कुल मिलाकर आपको कितना पैसा मिला?
मतलब मुझे कितना पैसा मिला, तो करीबन 200 अराउंड आप बोल सकते हैं 300 रुपीज़, कुल मिलाकर 300 रुपीज़ ही मिला। तो 300 रुपीज़ मिला, मुझे मिलना कितना चाहिए था? मुझे मिलना चाहिए था 330 रुपीज़। तो ओवरऑल तो यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो टोटल जो फिगर आउट है, तो मेरा तो घाटा हुआ ना, क्योंकि मुझे तो 30 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो अल्टीमेटली मेरा पैसे से बिजनेस तो हुआ, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला उसको कहा जाता है एनपीए। तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं हर फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर। तो आवास फाइनेंस के ऊपर जो डेटा अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, तो फाइनली जब यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, कप विद पैटर्न्स का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद नीचे भी आए थे। जब इस नीचे लेवल को रिटेस्ट किया तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि जिस तरीके से मैसिव जाम हुआ है उसी तरीके से फिर से एक जाम देखने को मिलेगा। तो फाइनली एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला, और जर्नी होने के बाद अभी देखिए फर्स्ट डेट तो टारगेट अचीव कर चुके हैं। अगर सेकंड डेट के बारे में बात करूँ, अगर यहाँ पे टोटल बाइंग रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो कितना निकल कर रहा है, करीबन 28%। मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज़ों को पहले समझिए। 28% जो बाइंग का जो टारगेट निकल कर रहा है वो कुछ इस तरीके से निकल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 के 6 यहाँ पे बाइंग कैंडल बना, जो कुल मिलाकर 28% का रेंज बना। तो 28% का रेंज बना, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, इस हाई लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एक बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट बनने का चांसेस है। उसी टारगेट के बेसिस में यहाँ पे आगे बढ़ने का भी दम देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, जल्द से जल्द कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी यहाँ पे देने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2023 में और 24 में कंपनी बोनस दिया था। अभी स्प्लिट एक बार भी नहीं दिया। कंपनी जल्द से जल्द स्प्लिट लेके आने वाला है, एक के बदले 10 शेयर। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को प्लीज़ एज ए इन्फॉर्मेशन की तरफ से लेना, एज ए एजुकेशन पर्पस में लेना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपके रिस्क के हिसाब से काम करना, मैं मेरे रिस्क के हिसाब से काम करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।